चलिए आज हम लोग क्या है कि हिस्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको टोटल 8 अध्याय पढ़ना है। ठीक है, तो जिसमें हम पहला अध्याय शुरू करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, सबसे पहले आप लोग सबसे पहले 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। आप लोग ये बताएंगे सबसे पहले कि महादेश कितने हैं। महादेश कितने हैं, कमेंट करेंगे जल्दी से। सेवन बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही है। तो अच्छा, एक कमेंट और करेंगे। आप लोग ये बताएंगे कि सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है। सबसे बड़ा महादेश का नाम क्या है। आज आपका वीडियो पब्लिक पर है, कल से क्या है कि आपका वीडियो हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है, यानी कल से वही बच्चा के पास ये वीडियो जाएगा, लिंक जाएगा जिनका जिनका पैसा पेड है। ठीक है, तो आज भर पहला लेसन है, इसलिए मैं पहला लेसन को मैं पब्लिक करके पढ़ाता हूँ, इसलिए कल से लिंक जाएगा, तुरंत आप लोग आ जाइएगा। एशिया, एशिया बिल्कुल सही है आपका, एशिया बिल्कुल सही आपका एशिया है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि भारत देश भी हमारा एशिया महादेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो भारत के बारे में बहुत कम पढ़ेंगे। हम लोग इसमें क्या है, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हमको पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। ठीक है, तो यूरोप आप लोग जान रहे हैं। अब बात आता है राष्ट्रवाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या। कमेंट अब ना नहीं करेंगे कोई लोग। अब सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद को समझते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद आधुनिक युग की, आधुनिक, सबसे पहले अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो आधुनिक मतलब नया होता है या पुराना होता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग कि आप लोग आधुनिक मतलब क्या होता है। आधुनिक मतलब नया या आधुनिक मतलब पुराना। अरे आधुनिक माने पुराना होता है रे बेवकूफ। तो प्राचीन मतलब क्या होता है। आधुनिक माने पुराना होता है, तो प्राचीन मतलब क्या होता है। कौन कौन पुराना लिख रहा है भाई। सबने पुराना लिखा। आधुनिक मतलब पुराना होता है। आधुनिक मतलब पुराना होता है। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया। आधुनिक मतलब पुराना होता है। प्राचीन मतलब क्या होता है। आप लोग को ये भी नहीं पता है कि आधुनिक और प्राचीन क्या है, तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा यहाँ। गजब के इंसान हो भाई, बहुत कम बच्चों का सही जवाब आया। ठीक है, सुनिए, आधुनिक युग मतलब इधर का नया समय वाले बता रहा हूँ। ठीक है, प्राचीन युग की, प्राचीन मतलब पुराना होता है। ठीक है, आप लोग को ये सब का आपको नॉलेज आप लोग को नहीं है। हाँ, सुनिए यहाँ पे राष्ट्रवाद आधुनिक युग की यानी आज की। अरे राजनीतिक बताओ, राजनीतिक बहुत पहले चला रहा है, इधर का चल रहा है। पहले तो भाई राजतंत्र था। मैं आपको यहाँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को बता रहा हूँ आप लोग को। समझिए ध्यान से यहाँ क्या है ये राष्ट्रवाद आधुनिक युग की। राष्ट्रवाद हम मेनली फोकस यहाँ देखिए क्या रहेगा, राष्ट्रवाद क्या ही रहेगा। ठीक है, आधुनिक युग। अच्छा, तो अब ये बताओ युग मतलब क्या होता है। युग मतलब क्या होता है, युग मतलब कमेंट करेंगे, युग मतलब क्या होता है। युग मतलब क्या होता है। देखते हैं किन किन बच्चों का जवाब आता है यहाँ पे।
कौन सबसे पहले जवाब देता है? युग मतलब समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए समझने, देखिए आप लोग क्या है कि आप लोग जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जल्दी आंसर देते हैं और गलत हो जाता है। ठीक है, तो आधुनिक युग मतलब कहने के नया समय का राजनीतिक चेतना का परिणाम है। सबसे पहले देखिए राजनीतिक चेतना, देखिए आज अगर राष्ट्रवाद है, आज अगर राष्ट्रवाद है तो राजनीतिक चेतना, ये नहीं जो राजनीतिक, जो भी राजनीतिक वाला है वो क्या कर रहा है, उसी का परिणाम है आज। तो बात अभी भी राष्ट्रवाद क्लियर नहीं हुआ आपका। ये सुनिए क्या है ये। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं प्रेम की बात। समझिए क्या है ये। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक, कोई भी क्षेत्र का हो सकता है आपका, कोई भी कहीं का भी। ये यहां बात कर रहे हैं यूरोप का, लेकिन मैं किसी भी देश, महादेश की बात कर रहा हूं। ये सांस्कृतिक, कैसा भी उसका सांस्कृतिक हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो वेस्टर्न का हो, मतलब कि विदेशी, पश्चिमी हो, कैसा भी हो। सामाजिक, किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का। तो कहता है किसी भौगोलिक, किसी भी क्षेत्र का, किसी, अब सांस्कृतिक क्या है कि सांस्कृतिक क्या है, जैसा भी रहन सहन हो। सामाजिक, किसी भी समाज वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का हो, रहने वाले लोगों में एकता एवं प्रेम बनती है। यानी कहने का अर्थ है एकता एवं प्रेम। राष्ट्रवाद का एक छोटा सा अगर डेफिनेशन इसका हम लेंगे तो राष्ट्रवाद कहने का अर्थ है एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद का अर्थ ही हो गया यहाँ पर, अगर एक छोटा सा एक अर्थ निकालेंगे तो एकता एवं प्रेम, चाहे वो किसी भौगोलिक क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भी सामाजिक क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी सांस्कृतिक का ही क्यों ना हो। और आज अगर एकता और प्रेम की वाहक में अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस जाएगी तो किसकी जाएगी? राजनीतिक का। ठीक है, तो वही यहाँ बोला है कि राष्ट्रवाद आधुनिक युग की, यानी आज के समय का, आधुनिक युग की किसका परिणाम है? राजनीतिक चेतना का परिणाम है। और यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है। याद करने के लिए आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, राष्ट्रवाद एकता एवं प्रेम में वाहक बनती है, एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद मैंने क्या बोला कि एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है, चाहे वो किसी भौगोलिक क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी सांस्कृतिक हो, चाहे वो किसी भी समाज का रहने वाले लोग हैं, रहने वाले कोई भी क्षेत्र का लोग है, उसके बीच में एकता एवं प्रेम, एकता एवं प्रेम की क्या बनती है? वाहक बनती है। तो आप लोग भी एक वर्ड में कमेंट कर देंगे राष्ट्रवाद, तो आप लोग कमेंट कर देंगे एकता एवं प्रेम, कमेंट कर देंगे एकता एवं प्रेम। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको वैसे ही लिख देना है राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या समझ में आ गया सबको? किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहां तक? किसी को भी दिक्कत राष्ट्रवाद में? क्या राष्ट्रवाद समझ में आ गया सबको? क्या बहुत ही हार्ड है क्या हिस्ट्री? अरे इजी है, समझने पर है। समझेंगे, जितना इसको समझेंगे ध्यान से ना, उतना ही इजी लगेगा। चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया। यानी अब अगर राष्ट्रवाद आएगा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे सर। राष्ट्रवाद आ गया तो एकदम इसको एकदम
जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट मैं बोला उस तरह से याद करना है आपको ये कि राष्ट्रवाद आधुनिक युग की राजनीतिक चेतना का परिणाम है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में या लोगों में एकता एवं प्रेम की वाहक बनती है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से हुई। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से हुई। याद रखिएगा, कहाँ से हुई? फ्रांस से। कि राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्रवाद का अगर शुरुआत कहाँ से हुआ था तो फ्रांस से। कमेंट कर देंगे एक बार आप लोग भी कि राष्ट्रवाद की अगर शुरुआत हुई थी यूरोप में तो कहाँ से हुई थी? फ्रांस। कमेंट कर देंगे एक बार, फ्रांस। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सब लोग कमेंट करो। कभी कभी नेटवर्क का इशू ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अपडेट जो देता है ना मोबाइल में, इस रीजन से। चलिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत हुई थी फ्रांस से हुई थी। कहाँ से? फ्रांस से। अब चलिए अगला हेडिंग आपके पास आया, इटली का एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या होता है? कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले बात आया एकीकरण। एकीकरण मतलब क्या होता है? क्या होता है एकीकरण मतलब? दूर जाना या मिलना, क्या होता है? हिंट दिए आपको हम। एकीकरण मतलब क्या होता है? अलग हो जाना या मिल जाना। चलिए तो सबसे पहले सुनिए कि क्या है कि इटली के देखिए एकीकरण में कुछ बाधक तत्व थे और कुछ सहायक तत्व थे। बाधक मतलब हो गया कि इटली के एकीकरण में रोक लगा रहा है, और सहायक तत्व में क्या हुआ? इटली के एकीकरण में मतलब सहायक है यानी क्या? सपोर्ट कर रहा है कि इटली का एकीकरण हो जाए। तो यहीं पे मैंने इसको दो पॉइंट में बांटा है। सबसे पहले एकीकरण का बाधक तत्व में, और दूसरा पॉइंट मैंने बांट दिया है एकीकरण में सहायक तत्व। कि इटली के एकीकरण में कुछ बाधक तत्व भी थे और कुछ सहायक तत्व भी थे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि इटली का एकीकरण में कुछ बाधक तत्व थे और कुछ क्या थे? सहायक तत्व थे। अब बात आता ये है कि आखिर इटली के एकीकरण में क्या बाधक तत्व थे, क्या बाधा बन रहे थे जिससे इटली के एकीकरण नहीं हो पा रहा था, और क्या सहायक तत्व थे जो बाद में इटली का एकीकरण हो गया। क्या इस पॉइंट को आप समझ गए ना? इटली एकीकरण समझ गए पहले क्या है ये? इटली का एकीकरण समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इटली के एकीकरण में कुछ बाधक तत्व थे और कुछ सहायक तत्व थे। आखिर कौन से ऐसी बाधाएं थे जो इटली का एकीकरण नहीं होने दे रहा था, और कौन से ऐसे सहायक तत्व थे जो इटली का एकीकरण होने में सहयोग दिया? क्या इस पॉइंट को समझ गए कि हम लोग क्या भी पढ़ने वाले हैं? यस और नो? क्या हम लोग ये समझ गए अभी कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये देखिए हिस्ट्री क्या है कि आपको एक स्टोरी है, इसको जितना ध्यान से समझिएगा उतना इजी लगेगा, और अगर जरा से भी ध्यान अगर हटेगा तो फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा ना, बोरिंग हो जाएगा फिर आपको ये। अब बोरिंग हो जाएगा तो ये मत सोचिएगा, फिर बोरिंग हो जाएगा तो फिर आपको एग्जाम में लॉस होगा। याद रखिएगा ये आपका भारत का तो है नहीं, भारत का आएगा, भारत में राष्ट्रवाद, तब वहां पर आपको थोड़ा कुछ ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े नहीं होंगे कभी, इसलिए नया नया नाम आएगा तो आप लोग कंफ्यूज होइएगा। तो आपको करना कुछ नहीं, इसको क्या, जैसे ये पहला चैप्टर का पहला दिन है इसलिए मैंने इसको पब्लिक दिया, आप इसको थोड़ा एक बार दो बार वीडियो को आप लोग देख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बाधक तत्व, सबसे पहले विषम भौगोलिक परिस्थिति। विषम, तो सबसे पहले आप लोग सम विषम पढ़ेंगे, मैथ में पढ़े होंगे, सम जो दो से पूरा पूरा कट जाता है, अभी सम जो दो से पूरा पूरी नहीं कटता। क्या सही बोला ना मैंने?
पता नहीं, भूल गए हैं। ठीक है, सम विषम, लेकिन यहाँ पर सम विषम कुछ अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विषम मतलब वो मैथमेटिक वाला नहीं होगा। विषम मतलब यहाँ बताइएगा, विषम मतलब समान या असमान होगा, ये बताइए आप लोग। विषम मतलब होगा समान या असमान, क्या होगा आपके नज़र में यहाँ पे? यहाँ मतलब ये मत सोचना कि विषम है सर तो 2 से पूरा पूरा नहीं घटेगा सर, नहीं, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे बेटा यहाँ हिस्ट्री है, यार देखो विषम मतलब समान लिखा है। बहुत कम बच्चे कह रहे ऊपर जो बैठा हुआ है, करूं क्या, करूं हाइड क्या, बैठने के लिए आए हो? लाओ करते हैं, एक दो को हाइड करते हैं, तब इन लोगों का समझ में आएगा। जो कमेंट नहीं कर रहा उसको सीधे हाइड करते हैं। अभी रुको, अभी बैठने के लिए आए हो केवल? बेटा आसमान नहीं होगा, आसमान लिख रहा है। अरे असमान, आसमान लिख रहा है, आसमान। अच्छा ठीक है, आसमान चंदा मामा दूर के। ठीक है, चलिए। तो विषम भौगोलिक परिस्थिति, सबसे पहले क्या है भौगोलिक परिस्थिति, माने कि मतलब जो भी था ना, कोई समान नहीं था, कि वहां की जो परिस्थिति थी वहां क्या थी, समान नहीं थी, मतलब कि असमान थी सबकी परिस्थिति। यानी सबकी परिस्थिति क्या है, एक जैसी नहीं थी, सबका अलग अलग सोच, अलग अलग रहन सहन। तो ये क्या है कि जैसे कि अगर असमान रहेगा ना परिस्थिति, तब ये बाधक बन जाता है किसी को, किसी चीज को ही करने में। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज करना है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि अभी अभी ये क्लास चल रहा है, अभी है ठीक है, 7:30 से चल रहा है। फिर मैं बोलूंगा कि चलो ये क्लास को ना मैं 11 बजे रात में कर देता हूँ ये, तो कुछ बच्चे रेडी हो जाएंगे, कुछ बच्चे रेडी नहीं होंगे, कुछ बच्चे बोले नहीं सर ये टाइम में, कोई बोलेगा ये टाइम में। तो क्या ये मतलब कि विषम परिस्थिति लग रहा है ये, तो क्या है कि इसमें ये क्लास नहीं हो पाएगा वैसे। हाँ, अगर यही बोल देंगे हाँ जी ये क्लास को कर दिया जाता है थोड़ा, चलो दोपहर में ही या मॉर्निंग में कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होगा, सब लोग क्या है, अगर सब लोग क्या एक जैसा मैसेज करेगा तो क्या होगा कि वो चल जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वहां की जो परिस्थिति थी इटली के करण में क्या थी, कि परिस्थिति क्या थी, सम नहीं थी, विषम परिस्थिति थी। यानी परिस्थिति सबकी समान नहीं थी, असमान परिस्थिति थी, जिसके कारण इटली के एकीकरण में बाधाएं बन रही थी। दूसरा पॉइंट, पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप। अब क्या है कि कुछ जैसे कि इसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से कि बाधा डाल रहा है, कि एकीकरण करना है तो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, कि रोक मतलब कि नहीं होता है, इसको कह सकते हैं टांग अड़ाना, कि कोई चीज होने वाला है उसमें आके हस्तक्षेप कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, जिससे क्या है बाधाएं बन रही। तो वो यहाँ कौन था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। मैंने यहाँ क्या लिखा कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व में 2 देश का मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक ऑस्ट्रिया एक फ्रांस। और यहाँ पर पोप का प्रभाव, तीसरा मैंने क्या बोला, पोप का प्रभाव। एक पोप भी ये चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो। पोप में भी बहुत सारी घटनाएं उसमें हो रही थी, जिसके कारण क्या था कि इटली के एकीकरण में उसका प्रभाव भी क्या था कि इटली के एकीकरण नहीं होने दे रहा था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे। मैंने सबसे पहले बोला विषम भौगोलिक परिस्थिति, दूसरा पड़ोसी देशों का हस्तक्षेप, एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया ऑस्ट्रिया फ्रांस, और जो पोप में जो आए दिन घटनाएं हो रही थी यानी पोप का प्रभाव। ये 3 मैंने यहाँ बाधक तत्व लिखा है जो इटली के एकीकरण में रोक लगा रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया, यस और नो? क्लियर हो गया, यस और नो? ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए जरा से भी अगर ध्यान हटेगा तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर ध्यान दीजिएगा तो कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगा। तो ये था बाधक तत्व। अब हम लोग देखते हैं एकीकरण में सहायक तत्व। ये तो बाधक तत्व हो गया। अब क्या रीजन है जिसके कारण इटली का एकीकरण पूरा हो पाया, तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा सबसे पहले राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। अगर सब में अगर राष्ट्रवाद आ जाए, राष्ट्रवाद मैंने भी तुरंत आपको बताया था कि छोटा सा पॉइंट में याद रखना है, एकता एवं प्रेम। अगर लोगों में एकता और प्रेम रहेगा तो क्या बताओ,
क्या एकीकरण होगा या नहीं होगा? अगर सबके बीच में राष्ट्रवादी विचारधारा आ जाएगा तो बताइए आप लोग, ये सहायक तत्व है या बाधक तत्व है? अगर सबके पास राष्ट्रवादी आ गया, राष्ट्रवादी विचारधारा कहने कहते कि सबके अंदर एक विचार आ गया किस चीज का, एकता एवं प्रेम का, तो बताइए अब आपका ये बताइए एकीकरण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ऑब्वियसली होगा ही होगा। ठीक है, ऑब्वियसली होगा ही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बोल दिया है सहायक तत्व में सबसे पहले अगर किसी चीज को अगर एकीकरण करना, मानो ना इस चीज को कि एकीकरण नहीं हो रहा, मानो कि कुछ चीज कुछ बन रहा है यहाँ, ये कुछ बन रहा है, तो बन रहा है कहने का अर्थ है तो सबका सोच एक जैसा सोच यहाँ हो जाए। या तो मैंने यहाँ क्या बोला, राष्ट्रवादी विचारधारा मैंने बोला, तो राष्ट्रवादी विचारधारा मैंने बोला तो वहां पर एक चीज का बात आएगा, एकता एवं प्रेम। तो एकता एवं प्रेम आएगा तो ये तो भाई बाधक तत्व, ये सहायक तत्व हो गया, यानी एकीकरण होगा। दूसरा पॉइंट, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव। सबसे पहले क्या है, फ्रांस बाधा बन रहा था, फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव। तो फ्रांस क्या है कि एकीकरण में सहायक नहीं बन रहा था, बाधक बन रहा था। फ्रांस में घटना हुआ, तो फ्रांस में घटना हो गया, तो अब बताओ फ्रांस हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा। यानी फ्रांस की घटनाओं का प्रभाव से ये हुआ कि इटली का एकीकरण पूरा हुआ। समझ में आ गया ना? क्योंकि फ्रांस क्या बोल रहा है, फ्रांस तो हस्तक्षेप कर रहा था कि इटली के एकीकरण में हस्तक्षेप कर रहा था, टांग अड़ा रहा था। तो फ्रांस में जो भी घटनाएं हुई, युद्ध जब हुआ था, तो उसकी घटनाओं का प्रभाव से ये हुआ कि इटली का एकीकरण पूरा हो गया। नेक्स्ट, नेपोलियन का सैन्य अभियान। नेपोलियन एक अच्छा, मैं इसको कह सकता हूं लीडर, तो ये सैन्य अभियान चलाया कि जो भी अगर इसमें बाधक तत्व बन रहे थे तो नेपोलियन के सैनिक लोग उसको मार डालते थे। तो जिसके कारण क्या है, नेपोलियन जो सैन्य अभियान चलाया, ये इटली के एकीकरण में क्या हो गया, सहायक तत्व बन गया। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, ठीक है, ये सबका योगदान रहा। ये सब जो एक नेता अच्छा था, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेजनी कौन है और काउंट काबूर कौन है और गैरीबाल्डी कौन है। तो मैं तीनों का यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, यहाँ तीन पर्सन यहाँ पर है। तो तीनों के बारे में मैं आपको पहले यहाँ ये बताइए, क्या यहाँ तक सबका क्लियर हो गया, यस और नो? क्या यहाँ तक किसी सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ ना, जल्दी से। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना? चलिए, यहां तक क्लियर हो गया तो अब तो क्लियर ही हो गया। सबसे पहले यहाँ बात आता है कि मैंने यहाँ लास्ट पॉइंट में चौथा में लिखा है मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। तो सबसे पहले मेजनी के बारे में जानते हैं। मेजनी साहित्यकार और युग सेनापति था। मेजनी क्या था, साहित्यकार था और क्या था, युग सेनापति था, यानी एक बहुत अच्छा सेनापति था वो। मेजनी क्या था, एक युग सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने बताया था ना कि मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। तो मैंने यहाँ क्या बोला कि मेजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसने क्या किया कि महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब सुनिएगा क्या है। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ठीक है, तो आप सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, कार्बोनरी, गुप्त कार्बोनरी दल का सदस्य कौन था? तो आंसर होगा मेजनी। मेजनी, यहाँ थोड़ा सा मेजनी मैंने शायद गलत लिख दिया है, थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको मैं। मेजनी होता है, ठीक है, मेजनी में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कभी कभी लिखा जाता है गलत। चलिए, मेजनी, मेजनी कमेंट कर दिएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है ये कि गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य, ठीक है, राष्ट्रवादियों में कौन था? तो मेजनी था। कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का क्या था? सदस्य था। ठीक है, चलिए आगे सुनेगा। 1845 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। सुनिए क्या है, 1845 ईस्वी में, सबसे पहले कमेंट कर देंगे आप लोग एक बार, 1845 ईस्वी।
जल्दी से कमेंट कर देंगे। 1845, 1845, 1845। सब लोग जल्दी 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 कमेंट कीजिए, थोड़ा याद रहेगा ना ऐसे। कमेंट फास्ट 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 फास्ट। चलिए, क्या है 1845 सर? तो 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय, मेटरनिख की पराजय, याद रखिएगा, मेटरनिख की पराजय 1845, याद रखिएगा, मेटरनिख की पराजय, याद रहेगा सबको। 1845 मेटरनिख की पराजय, ठीक है। तो मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली का एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार वह असफल रहा। इस बार भी क्या हुआ कि मेजनी असफल ही रहा इटली एकीकरण में, उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी को जब देखा कि मेजनी बस प्रयास किया था, यहाँ पे योगदान था इसका इटली एकीकरण में, लेकिन जब ये मेटरनिख की जी पराजय भी हुई तो वापस फिर से इटली में आया और इटली के एकीकरण किया, लेकिन फिर से वो क्या रहा, मेजनी असफल ही रहा। तो इसके बाद वो पलायन किया। पलायन, पलायन मतलब क्या होता है? ये 9 क्लास में लोग पढ़े होंगे। पलायन, पलायन मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, पलायन। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए, ठीक है। पलायन मतलब नहीं समझे तुम लोग? पलायन मतलब, अरे पलायन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, यानी वहां वो छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। किसी ने कमेंट नहीं किया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। पलायन मतलब होता है क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। चलिए, अब दूसरा आते हैं काउंट काबूर। तो सबसे पहले सुनिएगा, काउंट काबूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ, ठीक है। काउंट काबूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। वह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक। काउंट काबूर जो था, न तो वो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक था, ठीक है। लेकिन हाँ, काबूर ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। काबूर ने अहम भूमिका निभाई थी। आप लोग अगर काउंट काबूर के बारे में अगर आता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है वहां पे? तो सबसे पहले क्या है कि काउंट काबूर एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर क्या था कि एक बहुत बड़ा क्या था, कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। आगे सुनिएगा, वह न तो क्रांतिकारी था, यानी काउंट काबूर जो था न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र का समर्थक, ठीक है, न ही जनतंत्र का क्या था, समर्थक था, ठीक है। लेकिन हाँ, काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। ये 3 नाम आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा? मेजनी, काउंट काबूर और एक गैरीवाल्डी। अब गैरीवाल्डी सुनिएगा। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था। नाविक, नाविक क्या होता है? कमेंट कीजिए, नाविक का, नाविक क्या होता है? नाविक क्या होता है? कमेंट करेंगे जल्दी से।
जल्दी से कमेंट करेंगे। नाविक क्या होता है? नाविक चलिए ठीक है। तो सुनिएगा, गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों के समर्थक। और क्या था? गैरिबाल्डी जो था मेजनी के विचारों का समर्थक था, कि मेजनी का जो भी विचार था उसका वो समर्थन करता था। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा कि गैरिबाल्डी जो है पेशे से नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। और क्या करता है? मेजनी के विचारों का समर्थक था। और आगे चलकर काबूल के प्रभाव में, लेकिन हाँ आगे चलकर, ये तो बहुत कूटनीतिक था ये, तो आगे चलकर काबूल के प्रभाव में राजतंत्र का पक्षधर बना। ठीक है, काबूल के प्रभाव से। जैसे कि मेजनी ठीक था, एक अच्छा था, सेनापति था ये, लेकिन काउंट काबूल तो एक कूटनीतिक था ये। तो पहले क्या, गैरिबाल्डी जो था कि मेजनी के विचारों का समर्थक था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि कांड काबूल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का क्या बना? पक्षधर बन गया ये। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, आखिर सुनिए क्या है। 1862 में, जल्दी से सबसे पहले कमेंट कर देंगे 1862, 1862। सबसे पहले कमेंट जल्दी से कर देंगे सब लोग, जो हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से कमेंट कर देंगे 1862, 1862, 1862। जल्दी से कमेंट करें सब लोग, बैठे नहीं रहे हैं। 1862। जल्दी से कमेंट करो बेटा, तुम लोग इतना देर करते हो कमेंट करने में। जो बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप पे जरूर ऐड हो जाइएगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे ऐड हो जाइएगा आप लोग। और टेलीग्राम इंस्टॉल करके टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर इंग्लिश का आए दिन मीनिंग, ठीक है, भेजते रहते हैं। तो आप लोग कम से कम व्हाट्सएप पे ऐड हो जाएगा। और व्हाट्सएप पे आज हम कुछ भेजेंगे भी आपको। हम बहुत दिन से व्हाट्सएप पे कुछ भेज नहीं रहे थे, आज व्हाट्सएप पे कुछ भेजेंगे भी आप लोग को, नोट्स वगैरह। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग ऐड हो जाइएगा। जो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जैसे कि कुछ वैसा हम भेज नहीं रहे भी, ठीक है। जो भी अगर है हम टेलीग्राम पर ही रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत कम, क्योंकि व्हाट्सएप हम बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं। तो पर भी आप लोग व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात आती है 1862 ने, 1862 सबने कमेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले आप सुनिएगा 1862। सुनिए हुआ क्या था। 1862 में रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग। हुआ क्या चीज कि 1862 में गैरिबाल्डी जो है कि रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। गैरिबाल्डी ने 1862 में क्या किया क्या कि रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, लेकिन काबूल से मुलाकात के बाद योजना का परित्याग किया। बताया होगा कि नहीं, छोड़ दो उसको, ये मत करो आक्रमण। ठीक है, तो काबूल से मुलाकात के बाद क्या किया? परित्याग किया, इन्हें छोड़ दिया। इसके बाद सुनिए क्या है। इटली के दक्षिण क्षेत्र के शासन बनने का प्रस्ताव खारिज किया। और गैरिबाल्डी क्या किया? इटली के दक्षिण क्षेत्र, कि उसको दक्षिण क्षेत्र का शासक बनने वाला था, लेकिन वो क्या किया? प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। तो इसको क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी मिला गैरिबाल्डी को कि इटली के दक्षिण क्षेत्र का तुम शासक बन जाओ, लेकिन ये क्या कर दिया कि परित्याग कर दिया, खारिज कर दिया, प्रस्ताव को छोड़ दिया। और जितनी भी संपत्ति थी गैरिबाल्डी की, जितनी संपत्ति थी, सब क्या किया? राष्ट्र को समर्पित कर दिया और एक साधारण किसान का जीवन व्यतीत किया। यानी गैरिबाल्डी बाद में अपना जीवन किससे क्या बन करके व्यतीत किया? कमेंट करेंगे जल्दी से। गैरिबाल्डी अपना सारा मतलब कि जो भी है संपत्ति राष्ट्र को समर्पित करके किस प्रकार जीवन व्यतीत किया? जल्दी से कमेंट करें।
फार्मर, कि एक किसान बन करके फिर क्या किया कि अपना जीवन ये क्या किया, व्यतीत किया। याद रखिएगा इस चीज को। चलिए लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, एकीकरण का अंतिम चरण। 1862 में काबूल की मृत्यु, ठीक है, 1862 में क्या हुई, काउंट काबूल की मृत्यु के बाद रोम और वेनिसिया पर विक्टर इमैनुएल ने स्वयं अधिकार किया। सुनिए क्या हुआ, 1862 में ही काउंट काबूल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। याद रखिएगा ध्यान से कि 1862 में ही काउंट काबूल की क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब बाद में रोम और वेनिसिया पर विक्टर इमैनुएल ने, रोम पर विक्टर इमैनुएल ने स्वयं क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि 1870-71 के फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध से, सुनिएगा, फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध 1870-71, जल्दी से कमेंट करेंगे 1870-71, 1870-71, जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे 1870-71। जल्दी से कमेंट कर देंगे आप लोग 1870-71, फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध, ठीक है, फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध। अनुकूल परिस्थिति के कारण पोप वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया। ये जो पोप है वेटिकन सिटी के राजमहल में सिमट गया और संपूर्ण रोम पर इटली का क्या हो गया, अधिकार हो गया। कि हुआ क्या कि 1870-71 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो परिस्थिति अनुकूल हो गई, क्योंकि भाई युद्ध हुआ तब, जैसे कि ये सब जो था, फ्रांस जो था एकीकरण में बाधक तत्व बन रहा था, तो जब युद्ध हुआ ना तो परिस्थिति क्या हो गई, अनुकूल हो गई। क्योंकि फ्रांस तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा था, एकीकरण में बाधक तत्व बन रहा था। तो युद्ध जो हुआ फ्रांस प्रूसिया के बीच 1870-71 की बात यहाँ है ये, तो वहां पर क्या हुआ, जो बाधक तत्व था तो वो तो अब युद्ध में ही अपना रह गया। तो बाद में क्या हुआ कि संपूर्ण रोम पर क्या हो गया, इटली का अधिकार हो गया। और इस तरह इटली का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है, इटली का एकीकरण पूरा हुआ। चलिए ठीक है, आज भर इतना ही रहने दीजिए। क्या किसी को कोई दिक्कत समझ में आया थोड़ा बहुत? आई थिंक